हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर जीओसी का एक नया लेक्चर डिस्कशन करेंगे। उसमें भी एक इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जिसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। बहुत बार काम में लिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इंडक्टिव इफेक्ट की डिस्कवरी करने वाले या इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है इंगोल्ड। इंगोल्ड ने इसके बारे में बताया था। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सपोज दैट एक कार्बन की लंबी चेन है मेरे पास, कार्बन 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 कार्बन, और इसके साथ कोई डिफरेंट एटम जुड़ा हुआ है। डिफरेंट एटम का मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है। ठीक है, एक दोबारा और लेता हूं, कार्बन 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 और फिर से डिफरेंट एटम जुड़ा हुआ है। अब मैं सपोज दैट मान लेता हूं, मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये चीज़ एज्यूम कर लेते हैं इस केस में। यहाँ मैं ये मान लेता हूँ कि लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड कम है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। ये दो केस बना लिए मैंने। ठीक है, जब इस प्रकार का केस होता है कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, कौन से बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी ओर डिस्प्लेस हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जेड की ओर खिसक जाएंगे, जेड की ओर खिसक जाएंगे। इस वजह से जेड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां सबसे ज्यादा होता है क्योंकि डायरेक्ट अटैच है इस कार्बन के साथ। अब ये जो इफेक्ट है ना, इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस होना, ये इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। पहली बात। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड में नहीं, ये आगे वाले सिग्मा बॉन्ड में भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, बट जितना डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ है उसकी कंपैरेटिवली यहां थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड पर भी देखा गया है। सॉरी, दो ही लगा देता हूं इसमें, कि मतलब यहां थोड़ा कम डिस्प्लेस हो रहा है, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी थोड़ा सा देखा जाता है। ये डेल पॉजिटिव मैं छोटा करता जा रहा हूं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर सबसे ज्यादा होगा, इधर आने पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो शिफ्टिंग है, यही शिफ्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। क्लियर हुआ? अब देखो, ये जेड दो टाइप का हो सकता है, हमने दो टाइप का मान लिया। एक बार तो ये कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मान ली हमने। अब सपोज दैट जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की कंपैरेटिवली, यानी कार्बन की ज्यादा है, तो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स। अब की बार कार्बन अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, कार्बन खींचेगा तो कार्बन पर डेल नेगेटिव और जेड पर डेल पॉजिटिव। इस कार्बन से फिर ये कार्बन भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर डिस्प्लेस करेगा, इस पर भी डेल नेगेटिव, बट उतना नहीं आएगा डेल नेगेटिव जितना इसके ऊपर है। क्लियर है? फिर इसमें भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, इस पर भी डेल नेगेटिव। अब आप समझ गए होंगे शायद कि नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होता है वो, या जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, वो उस एटम पर सबसे ज्यादा होता है जो डिफरेंट, उस कार्बन पर सबसे ज्यादा होता है जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है, इसी बेस पर इंडक्टिव इफेक्ट को दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया जाता है। यदि डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, या ये कहूं कि वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है,
तो ऐसे इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोला जाता है। ये यहां पर कौन सा इफेक्ट है इसका? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और यदि डिफरेंट एटम कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। इसी बेस पर इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का हो गया, प्लस आई और माइनस आई। यदि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खींचने वाले का, विड्रॉ करेगा तो उसका तो माइनस आई, और डोनेट करेगा तो उसका प्लस आई। बहुत सिंपल सा इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। क्या कहा मैंने? डिस्टेंस डिपेंडिंग, मतलब जैसे जैसे इस एटम से कार्बन की चेन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये इफेक्ट कमजोर होता जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट देखो यहां देखने को मिला, फिर थोड़ा कम हो गया और कम हो गया और सबसे कम यहां हो गया। डिस्टेंस डिपेंडिंग फैक्टर है, ये इफेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने पर ये इफेक्ट कमजोर होता जाता है। सेम ऐसे इसमें देख लो, यदि प्लस आई भी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो इसमें भी सबसे ज्यादा डोनेशन यहां हो रहा है, फिर यहां थोड़ा कम और यहां सबसे कम। ये 3 या 4 बॉन्ड तक ही ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको नेग्लिजेबल मान लिया जाता है। कुछ इसका इफेक्ट आगे कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ? प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनना, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में, CH बॉन्ड में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाता है। किस में नहीं देखा जाता है? CH बॉन्ड में। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये रेस्पेक्टिव इन नेचर है, रेस्पेक्टिव इन नेचर, मतलब रेस्पेक्टिवली है, ये तुलनात्मक रूप से है, ठीक है, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है तो ये खींचेगा, इसकी कम है तो इससे कार्बन खींचेगा, इसलिए रेस्पेक्टिव इन नेचर है। अब देखो, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो तो ये 2-3 लाइनें लिख सकते हो। जो पहली तो डेफिनेशन है, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन के अलोंग when an atom or group of atom having different electronegativity, the effect is known as inductive effect। जो अभी आपको मैं समझा के आई वही बात है। फिर ये बात में मैंने आपको बताई थी, it is arise due to difference in electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये इफेक्ट अराइज होता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये भी बताया था मैंने, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है। 3 या 4 कार्बन के बाद इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट इन CH सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में कोई इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। और इट इज रेस्पेक्टिव इन नेचर, मतलब ये तुलनात्मक रूप से बात है। अब देखिए, ये जो सारा खेल है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नेगेटिविटी मैं इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 3 टाइप से निकालने के लिए बात करूंगा। सबसे पहले नंबर 1, पहले तो अपन नेचर देखेंगे एलिमेंट की, नेचर ऑफ एलिमेंट। नेचर ऑफ एलिमेंट में देखो, सपोज दैट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एटम न्यूट्रल है और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एटम की होगी ऐसे केस में? नो डाउट इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि देखो एटम तो सेम है। सपोज मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन न्यूट्रल और ऑक्सीजन नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा वो। फिर न्यूट्रल, और इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी। ये ऑर्डर समझ में आ रहा है? इसके बाद दूसरी बात करें परसेंट एस करेक्टर की। परसेंट एस करेक्टर की अपन बात 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखो, एक तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर सकते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन।
आपको पता है, देखो जैसे सपोज sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ परसेंटेज करेक्शन 25, यहाँ 33 के आसपास और यहाँ 50% होता है। परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है? जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन मिले वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है। एक बॉन्ड एंगल से भी देख सकते हो आप। बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज करेक्टर। परसेंटेज करेक्टर जहां ज़्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। जैसे यहां परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है तो आप यहां बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है, एसपी वाले में 180 डिग्री के आसपास होता है, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और तीसरा टाइप अपन देख सकते हैं रिंग साइज पर, ये भी बहुत काम आ जाता है। रिंग साइज, स्मॉलर जो रिंग होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है लार्जर रिंग की कंपैरेटिवली। क्या कह रहा हूं? स्मॉलर रिंग हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन लार्जर रिंग। लार्जर रिंग क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे सपोज दैट एक तो 3 कार्बन की रिंग है, एक मैं कह दूं कि ये 4 कार्बन की है, एक मैं कह दूं ये 5 की, ऐसे 6 की भी हो सकती है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। रिंग की साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी उसकी। ठीक है, इसी बात को देख के देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें, उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। सपोज दैट ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, नंबर 1। ये वही बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये एल्काइन अटैच है कोई, और इसके साथ एक एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूं कि जिसमें सपोज दैट एक ये 4 कार्बन की रिंग है और एक ये 3 कार्बन की रिंग एक दूसरे से अटैच हैं। यहां ध्यान देना, इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इस कार्बन में 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 है। इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया sp2 वाला। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होंगे, तो इस रिंग का तो माइनस आई हो गया और इस CH3 का कैसा हो गया? प्लस आई इफेक्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी और ये इसको देना पड़ेगा मिथाइल ग्रुप को। क्लियर है बात? बट यहाँ चेक करो, इसमें ये कार्बन फिर से sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला अब की बार कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन में है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन की ओर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार इसका कैसा इफेक्ट है? माइनस आई है, और इसका कैसा होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही ये रिंग छोटी है, ये रिंग बड़ी है। छोटी रिंग का माइनस आई अभी ज़्यादा होता है, माइनस आई ज़्यादा है इसका, और इसका माइनस आई कम। इलेक्ट्रॉन का जो खींचने की जो पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी माइनस आई नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका कैसा इफेक्ट है? माइनस आई, और इसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आई बोला जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो खींचेगी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और इसको डोनेट करना पड़ेगा। इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। अब ये जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, उनका ऑर्डर क्या है, वो अपन ऑर्डर देखते हैं। अब देखिए, यदि अपन बात करें प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर की, कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर डिफरेंट एटम और ग्रुप का क्या होगा और माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ये ऑर्डर होता है। एक तरह से तो ये याद रखने वाला ऑर्डर है, बट इसमें कुछ बातें समझने वाली भी हैं। कैसे? देखो, CH2 पर माइनस नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, ऐसा क्यों?
ध्यान दीजिए, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उस पर नेगेटिव चार्ज यदि आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर हमेशा सबसे ज़्यादा रखेगा फिर, ठीक है, इसलिए इसका प्लस आई ज़्यादा है। अब इसकी कंपेरेटिवली नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव है, तो बोलो नाइट्रोजन का कम क्यों है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबल कर सकता है, रख सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसलिए ये थोड़ा कम देना चाहेगा। ऑक्सीजन इससे भी कम देना चाहेगा, इसलिए प्लस आई डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्लस आई इसका, फिर इसका और भी प्लस आई कम हो जाता है क्योंकि यहाँ भी ऊपर माइनस, यहाँ भी ऊपर माइनस, बट ये डायरेक्टली अटैच है, जबकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो डायरेक्टली अटैच होगा तो प्लस आई ज़्यादा पड़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। ये कैसे? देखो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम? ये वाला जैसे एल्काइल ग्रुप है, ये 3 डिग्री कार्बन जिसकी फ्री वैलेंसी, तो इसका जो प्लस आई है वो सबसे ज़्यादा है। फिर 2 डिग्री में अपन बात करें तो देखो सपोज दैट इस टाइप का अपन एग्जाम्पल ले लें, ये 2 डिग्री कार्बन, इसका जो प्लस आई है वो कम होगा और 1 डिग्री का और भी कम होगा, CH2 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 CH3, इस टाइप का। ये 1 डिग्री 4 कार्बन के लिए मैंने तीनों ये, ठीक है, इसका प्लस आई और भी कम होगा। तो 3 डिग्री का प्लस आई ज़्यादा क्यों? इसलिए क्योंकि एक कार्बन पर डायरेक्ट 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इसकी सबसे ज़्यादा होती है। फिर इस पर एक कार्बन पर मिथाइल और इथाइल है, तो देखो इस कार्बन का यहाँ तक प्लस आई कम पहुँचेगा, तो इसमें तो देखो इसका इसके द्वारा, फिर इसका इसके द्वारा और भी प्लस आई कम पहुँचेगा। क्लियर है? तो 1 डिग्री का प्लस आई सबसे कम है तीनों में। इसके बाद इसका और भी कम हो जाएगा। कार्बन की जो नंबर है वो डिक्रीज होगी ना, तो प्लस आई इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है उसका। इसका मतलब ये हो गया 4 कार्बन का प्लस आई ज़्यादा, फिर 3 का उससे कम, 2 का उससे कम, 1 नंबर वाले का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, इसका प्लस आई इसलिए कम है। ये टी क्या है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम 3 प्रकार के होते हैं। हेवियर आइसोटोप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होती है, याद रखना। ये तीनों हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, उसमें हेवियर कौन होता है, भारी कौन सा होता है? ट्राइटियम होता है। उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए Ct3 की सबसे ज़्यादा है प्लस आई, फिर D का और फिर H का। CH3 तो मिथाइल आ गया ना एक प्रकार से, तो मिथाइल की कंपैरेटिवली इसका ज़्यादा है, इसकी कंपैरेटिवली इसका ज़्यादा है। फिर देखो तीनों आइसोटोप का ऑर्डर आ गया, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ठीक है। ट्राइटियम का प्लस आई सबसे ज़्यादा और इस प्रोटियम या हाइड्रोजन का प्लस आई सबसे कम। क्लियर हुआ प्लस आई का ऑर्डर? वैसे ये मगअप करने वाला है, याद रखने वाली बात है। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, अब की बार बात करेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने की, विड्रॉइंग करने की पावर, यदि ये ग्रुप अटैच हों तो सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा पड़ता है, और वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखो ऑक्सीजन पर एक तो पॉजिटिव चार्ज, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसके ऊपर, और उसके साथ उस पर 2 F भी जुड़े हुए हैं। आप ये तो जानते हो ना, हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये लिखा हुआ, देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यदि एक बार मैं इन चारों की बात करूं तो बताओ F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर Cl खींचेगा, फिर Br और फिर I। देखो एक तो ऑक्सीजन पर वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, 2 फ्लोरीन और जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा खींचने का काम करेगा ये, तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ F की जगह R आ गया, R का एल्काइल ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसका माइनस आई थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस पर बात करें, देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज 3F, यहाँ इसका माइनस आई थोड़ा और कम हो जाएगा। इसके बाद NCl3, ये क्लियर हो रहा होगा, F वाले का ज़्यादा, F की खींचने की पावर ज़्यादा है, इसका माइनस आई भी ज़्यादा, इस Cl है तो इसका माइनस आई भी कम, माइनस आई कम है, बट इसका Cl का जो है ना इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है वो F की कंपैरेटिवली कम है। यहाँ NR3, ठीक है, नाइट्रोजन पर 3 एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको मैं देखो एक्सप्लेन करूंगा अलग से, ऐसा क्यों कि नाइट्रोजन पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल का तो प्लस आई होता है,
और यहाँ हाइड्रोजन का अपन प्लस आई और माइनस आई कोई सा भी कंसिडर नहीं करते हैं, एक प्रकार से नेगलेक्ट करते हैं इसको तो, बट इसका ज़्यादा क्यों है ये अलग से डिस्कशन करेंगे। ये होता है बट इसका ज़्यादा ध्यान रखना। इसके बाद NO2 का, CN का, SO2R, एल्डिहाइड आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, हेलोजन आ गए चारों, एल्कोक्सी ग्रुप आ गया, OR एल्कोक्सी, फिर OH आ गया, एल्काइन आ गई, उसके बाद फिनाइल ग्रुप आ गया, फिनाइल C6H5, और उसके बाद विनाइल ग्रुप आ गया, सबसे कम हाइड्रोजन का। ये ऑर्डर होता है इनका इलेक्ट्रॉन खींचने का। ठीक है, अब देखो डिस्कशन में यदि इसके ऊपर करूं, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ है वो ये है कि ऐसा क्यों। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान देना, कार्बन 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 कार्बन, और इसके बाद ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। एक कंडीशन तो है ये। दूसरी कंडीशन में इसके लिए लेता हूं, ये कार्बन की चेन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये। हम इसका माइनस आई ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, कि मतलब ये ज़्यादा क्यों खींचेगा, जबकि यहाँ R का तो प्लस आई है। एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ फैक्टर काम कर रहा है रिपल्सिव फैक्टर। देखो यहाँ ये जो वाला जो रिपल्सन है, ये वाला रिपल्सन ज़्यादा है किस किस के बीच, ये नाइट्रोजन पर 3 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से कार्बन चेन और इन एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्सन ज्यादा कर रहा है। क्या कहूं, रिपल्सन इंक्रीज है। यहां पर रिपल्सन यदि इंक्रीज होगा तो बोलो यहां का बॉन्ड एंगल थीटा, या मैं कहूं बॉन्ड एंगल थीटा भी इंक्रीज होगा ना। और यदि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है तो अभी आपको परसेंटेज करेक्टर का रिलेशन बताया था, परसेंटेज करेक्टर भी ज्यादा होंगे, तो परसेंटेज करेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा, और परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो माइनस आई भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ कि इस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा क्यों है। अब इस पे आ जाओ, देखो सेम यहां ये जो रिपल्सन है ना, ये रिपल्सन इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। रिपल्सन जो है वो कम है, हाइड्रोजन स्मॉल आकार का है, छोटे आकार का एटम है, इसलिए रिपल्सन कम लगेगा। रिपल्सन कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम है, बॉन्ड एंगल कम है तो परसेंटेज करेक्टर भी कम है, परसेंटेज करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो माइनस आई भी कम है। क्लियर है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई है वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, मतलब वो प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देने का जो काम है वो प्रभावी फैक्टर नहीं है। क्लियर है बात। यहां रिपल्सिव फैक्टर जो है ना वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, ध्यान रखना इस बात को। तो इस हिसाब से बताओ, यदि मैं ऑर्डर लिखूं तो देखो n पर प्लस R3, इसका माइनस आई जो है वो सबसे ज्यादा, फिर n R2 और H इस पर प्लस। देखो मैं एक हाइड्रोजन छोटे आकार का ग्रुप ला रहा हूं तो इसका माइनस आई डिक्रीज होता जाएगा, फिर N RH2 इसका और कम, और फिर N पर पॉजिटिव और H3 इसका सबसे कम माइनस आई का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है ये, माइनस आई का ऑर्डर। ये ऑर्डर होता है इनके बीच में। क्लियर है। बट यहां एक चीज और बता दूं आपको, यदि यहां फास्फोरस होता नाइट्रोजन की जगह तो ये सारा खेल उल्टा होता। सारा खेल उल्टा कैसे होता, ध्यान देना। सपोज मैं यहां फास्फोरस ले रहा हूं, अब की बार अब क्यों होता उसका भी रीजन देखना अपने को। यदि सपोज दैट यहां फास्फोरस है, यहां भी फास्फोरस है, अभी देखो फास्फोरस नाइट्रोजन की कंपैरेटिवली बड़ी साइज का होता है, इसकी साइज बिग होती है। फास्फोरस की साइज बिग होने की वजह से ये 3 एल्काइल ग्रुप को इजीली अकोमोडेट कर लेता अपने ऊपर, जबकि नाइट्रोजन की साइज छोटी थी इसलिए उस पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा था। बट फास्फोरस होने से ये तीनों एल्काइल ग्रुप को वो अपने ऊपर इजीली अकोमोडेट कर लेगा। तो यहां पर उस समय मैंने क्या कहा था कि प्लस आई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, बट यहां प्लस आई डोमिनेटिंग फैक्टर है। रिपल्सिव फोर्स जो है ना वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहा।
अब यहां क्या कर देंगे, इसका देखो जस्ट रिवर्स, प्लस आई डोमिनेटिंग है तो प्लस आई इंक्रीज होगा, तो बोलो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, आर का तो है प्लस आई बट इस पूरे ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई। इसका जो माइनस आई है वो इस ग्रुप का वो सबसे कम होगा, ठीक है। क्यों होगा सबसे कम, क्योंकि देखो ये फॉस्फोरस तो खींचना चाह रहा है बट 3 एल्काइल ग्रुप भी तो दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका टोटल माइनस आई इफेक्ट इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, कम, और इसका माइनस आई क्या हो जाएगा, ज्यादा। पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं इसकी, इस ग्रुप का माइनस आई क्या होगा, ज्यादा, और इसका क्या होगा, कम। नाइट्रोजन वाले का जस्ट रिवर्स, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा रीजन तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो साइज है उसमें है। यहां फॉस्फोरस बड़े साइज का होने से यहां आर का जो प्लस आई है वो डोमिनेटिंग है, जबकि नाइट्रोजन में वो प्लस आई डोमिनेट नहीं था, वहां रिपल्सिव फैक्टर काम कर रहा था। क्लियर है। तो इसमें देखो माइनस आई का ऑर्डर यदि मैं लिखूं तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, PS3 पर पॉजिटिव चार्ज, इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर PH2R, उसके बाद PHR2 और उसके बाद PR3, इस टाइप से ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाइट्रोजन वाले का जस्ट रिवर्स, ये क्या है, माइनस आई ऑर्डर है। क्लियर है। कुछ इस प्रकार के ऑर्डर भी हमें ध्यान रखने हैं, आ जाएंगे तो। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको ढंग से पढ़ाया, बट इसमें एक चीज़ और है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इन एप्लीकेशंस का अपन फर्दर वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ ये काम आता है, कौन कौन सी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस वगैरह में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, कंटेंट पसंद आता है तो। ओके, थैंक यू।